विद्यार्थियों, इसके पहले भी मेरे द्वारा एक वीडियो लेक्चर तैयार करके आपके हित को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसमें मेरे द्वारा ये बताया गया था कि कॉर्नवालिस द्वारा क्या जुडिशियल प्लान भारत में रखा गया जिससे कि भारत में न्यायिक व्यवस्था को सुधारा जाए। और कॉर्नवालिस द्वारा 3 जुडिशियल प्लान अपने रखे गए, जिस तरह वारेन हेस्टिंग्स ने 3 प्लान रखे गए थे। आगे की विडंबना है कि वारेन हेस्टिंग्स ने भी 3 प्लान रखे थे और कॉर्नवालिस ने भी 3 प्लान रखे थे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंपटीशन था या कोई और सोच इसके पीछे काम कर रही थी। तो जिस तरह वारेन हेस्टिंग्स ने 1772, 1774, 1781 में 3 प्लान रखे थे, उसी तरह कॉर्नवालिस ने 1787, 1790 और 1793 इन 3 समय में अलग अलग 3 प्लान रखे। 2 प्लान मेरे द्वारा इससे पिछले वीडियो लेक्चर में बताए जा चुके हैं, जिसमें कॉर्नवालिस ने 1787 और 1790 2 प्लान रखे गए थे। तीसरा प्लान आज मैं बताने जा रहा हूं कि जिसमें उन्होंने क्या सुधार किए थे। नंबर 1, रिफॉर्म बाय कॉर्नवालिस इन 1793, सेपरेशन ऑफ फंक्शंस। सेपरेशन ऑफ फंक्शन से तात्पर्य है कि जो भी क्रियाकलाप हुआ करते थे, उन क्रियाकलापों में कहीं ना कहीं कोई क्लैश, कहीं ना कहीं कोई पक्षपात, कहीं ना कहीं कोई दुर्भावना पैदा हो रही थी। और वो दुर्भावना, वो पक्षपात, वो आपसी प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा हो रही थी कि एक ही व्यक्ति के हाथों में दोहरी शक्तियां थी। दोहरी शक्तियों से तात्पर्य था कि एग्जीक्यूटिव पावर भी एक ही में और जुडिशियल पावर भी एक ही में। इसलिए उन दोनों पावरों को अलग करने की व्यवस्था यहाँ की गई, जिसको नाम दिया गया सेपरेशन ऑफ फंक्शन, यानी क्रियाकलापों को अलग करना। अब न्यायिक कार्य किसी अलग व्यक्ति के हाथ में रहेंगे और एग्जीक्यूटिव वर्किंग किसी और के हाथ में रहेगी, यानी टोटली सेपरेशन ऑफ द जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर। सेकंड, सदर दीवानी अदालत। सदर दीवानी अदालत से तात्पर्य वारेन हेस्टिंग्स के समय भी मैंने बताया था किसे कहेंगे, और अभी भी बताया था। मुफस्सिल दीवानी अदालत यानी कि सिविल कोर्ट के मामले में छोटी प्रकृति के मामलों को सुनने का जो न्यायालय होता है उसे मुफस्सिल सिविल कोर्ट कहते हैं। और मुफस्सिल सिविल कोर्ट की अपील जिस कोर्ट में होती है उसे सदर दीवानी कोर्ट कहेंगे। ठीक, तो सदर दीवानी अदालत से तात्पर्य मुफस्सिल कोर्ट द्वारा जो मामले सुने समझे जाकर डिसाइड किए जाते थे, उन मामलों की अपील यहां सदर दीवानी अदालत में होती थी। थर्ड, प्रोविंशियल कोर्ट। ये एक नया अमेंडमेंट था, एक नई चीज थी जो देखने को मिली कॉर्नवालिस के समय में, प्रोविंशियल कोर्ट। ये कोर्ट इससे पहले मैंने वारेन हेस्टिंग्स के समय भी पढ़ाई, और कॉर्नवालिस ने जो अपना प्लान दिया 1787, 1790 उसमें भी नहीं पढ़ाए। इस कोर्ट के बारे में मैं सिर्फ आपको आज ही बता रहा हूं, और ये एक नया अमेंडमेंट कॉर्नवालिस द्वारा अपने 3rd प्लान में किया गया, जो वाकई में बहुत अच्छा था, प्रोविंशियल कोर्ट। लेकिन ये भी हमारे लिए मुसीबत की जड़ बन गया। प्रोविंशियल कोर्ट से तात्पर्य एक ऐसे न्यायालय से था जिस न्यायालय में ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई अधिकारी ही जज बनकर बैठता था, और ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी ही नहीं, उसका अंग्रेज होना जरूरी था, इंग्लैंड से होना जरूरी था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों में तो कई भारतीय भी शामिल थे, लेकिन नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी होगा कंडीशन 1, अंग्रेज होगा कंडीशन 2, इंग्लैंड से होगा कंडीशन 3। ये 3 शर्तें थी। वही व्यक्ति यहाँ जज के रूप में अपॉइंट होता था और मामलों को सुनता था। और कैसे मामलों को सुनता था, तो ध्यान रखें, वो सुनता था सदर दीवानी अदालत से आए हुए मामलों को। मुफस्सिल दीवानी अदालत के मामले सदर अदालत में आए,
और सदर दीवानी अदालत से जो मामले डिसाइड हुए वो यहाँ सुने जाते थे। एक दूसरी चीज इस कोर्ट में सुनी जाती थी वो ये कि कहीं किसी जज, कहीं किसी मजिस्ट्रेट ने कोई पक्षपात तो नहीं किया, भ्रष्टाचार तो नहीं किया, ऐसा तो नहीं है कहीं किसी ने कोई रिश्वत ली हो। तो प्रोविंशियल कोर्ट द्वारा दो बातों पर जोर दिया गया। नंबर फर्स्ट कि मुफस्सिल कोर्ट द्वारा अपील हुई सदर दीवानी अदालत में, अब सदर दीवानी अदालत से द्वारा अपील होगी प्रोविंशियल कोर्ट में। एक सेकंड कि कहीं किसी जज के द्वारा भ्रष्टाचार तो नहीं किया गया, पक्षपात तो नहीं किया गया, ये बात भी यहाँ देखने को मिलती थी। फोर्थ मुफस्सिल दीवानी अदालत। मुफस्सिल दीवानी अदालत यानी कि सदर दीवानी अदालत से छोटा न्यायालय। तो मुझे नहीं लगता इसे समझाने की जरूरत है, अभी भी मैंने समझाया था, इससे पहले कार्नवालिस के दोनों प्लान में समझाया था, उससे पहले भी मैंने वारेन हेस्टिंग्स के समय में जो प्लान दिए थे उसमें भी समझाया था। रजिस्ट्रार कोर्ट। रजिस्ट्रार कोर्ट से तात्पर्य एक अलग ही कोर्ट से है। प्रत्येक न्यायालय के लिए एक रजिस्ट्रार कार्यालय की स्थापना की गई और उस रजिस्ट्रार कार्यालय में जो पीठासीन अधिकारी था वो रजिस्ट्रार हुआ करता था और वही बैठता था। और रजिस्ट्रार नाम शायद आज भी आप परिचित होंगे, रजिस्ट्रार कार्यालय आज भी है। तो रजिस्ट्रार कोर्ट की व्यवस्था की गई यहाँ, और रजिस्ट्रार कोर्ट में वहां जो पीठासीन अधिकारी एज ए जज बैठे थे उनके द्वारा 200 रुपीज यानी केवल 200 रुपए तक के मामले सुने और समझे जाते थे और निर्णय दिए जा सकते थे, उससे ज्यादा के मामले नहीं सुने जाते थे। मुंसिफ कोर्ट। मुंसिफ कोर्ट कार्नवालिस द्वारा दी गई एक ऐसी देन है जो कि छोटी प्रकृति के न्यायालय हुए करते थे। छोटे अमाउंट वाले मामले इनमें सुने जाते थे और डिसाइड किए जाते थे। विद्यार्थियों, मुझे लगता है शायद आपको वारेन हेस्टिंग्स 1772, 74 और 81 तीनों प्लान ठीक से समझ में आ गए होंगे। और अगर वो तीनों प्लान आपने ठीक से समझे होंगे तो कार्नवालिस ने जो 3 प्लान दिए हैं इसमें मैंने आपको 2 चीजें बताई कि वे कौन से नियम थे जिन्हें दोहराया गया, वे कौन से नियम थे जिनमें कुछ सुधार किया गया, और ऐसी कौन सी नई हेडिंग्स थी जो कि कार्नवालिस लेकर आए। तो जो नई हेडिंग्स थी मैंने आपको बताई, एक न्यू अमेंडमेंट के तौर पर कार्नवालिस लेकर आए। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आगे भी आपको मेरे वीडियो लेक्चर इसी तरह मिलते रहेंगे और अपलोड होते रहेंगे। बस मेरा आपसे निवेदन ये है कि जिस मेहनत और ईमानदारी के साथ मेरे द्वारा एक कोशिश की जा रही है, उसी मेहनत और ईमानदारी के साथ आप अपना अटल इरादा बनाकर अध्ययन करें, और कहीं कुछ समझ नहीं आता है तो मुझसे कांटेक्ट करें और सफलता को प्राप्त। धन्यवाद।